लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रुक जाओ, पहले पूरी बात कर लें कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है? जीरो होता है। मतलब पार्टिकल्स का मोमेंटम का सम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम किसके बराबर आएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? और हमने एक बात और पढ़ ली थी कल कि अगर केस 2 पढ़ा था, अगर सेंटर ऑफ मास यूसीएम से चल रहा है, ठीक है इतनी बात, तो और फोर्स नहीं लगता है तो सेंटर ऑफ मास कितने चलता रहेगा? यूसीएम से ही चलता रहेगा। मतलब मोशन कैसा? यूनिफॉर्म। लेकिन एक चीज जरूर होगी, क्या होगा? क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या करेगा? बदलेगा। एंड दैट वुड बी आरसीएम इज इक्वल टू आरसीएम इनिशियल प्लस यूसीएम इनटू टी। ठीक, आज केस 3 कर लेते हैं, फिर सवाल करेंगे, फिर आगे लेते हैं। सेजल क्या कह रही है? जो सेंटर ऑफ मास है ऊपर से देखते हैं नीचे से देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या मतलब है? भाई मैं एक बॉडी हूँ, मेरा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, कोई पॉइंट होगा बॉडी के ऊपर या कहीं इधर उधर जहाँ पर मेरा क्या होगा? सेंटर ऑफ मास आ रहा होगा। ये कोई सवाल ही नहीं है। पारस चावला जो कल पढ़ाया था ना कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने है और सेंटर ऑफ मास यूसीएम से चल रहा है, तो उसका जो एनालिसिस था दैट वाज केस 2। अब हम केस 3 की बात कर रहे हैं। बताने के बाद भी भूल जाते हैं यार। ये सेंटर ऑफ मास है। सपोज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियली यूसीएम, अभी तक हमने फोर्स नहीं लगाया था सिस्टम पे, है ना? फोर्स क्या था? जीरो, दोनों केसेस में। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। अब जरा देखो यार, अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास का क्या आएगा? एक्सेलरेशन भी आएगा। ठीक है, कितना आएगा एक्सेलरेशन? ACM is equal to F external upon total mass of system। यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? और यही आने वाला है। अब आप एक मजेदार बात बताओ, ये जो ACM आया F एक्सटर्नल की डायरेक्शन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? अब आप मुझे एक बात समझाओ, क्या कहानी है हमारे पास? ध्यान सुनो। यहाँ पर पार्टिकल के पास मतलब सेंटर ऑफ मास के पास इनिशियल वेलोसिटी भी है और क्या है? एक्सेलरेशन भी है। दोनों चीजें हैं या नहीं? दोनों चीजें हैं। अब अगर दोनों चीजें हैं तो हमने पढ़ा हुआ है अगर सिस्टम पे एक्सेलरेशन लगता है तो मोशन इसका अब कैसा होगा? कुछ इस टाइप का कर्व पाथ आएगा कि नहीं आएगा? अगर सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता तो क्या होता? स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया और हमने पढ़ा हुआ है ऐसा मोशन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? ठीक है, इतनी बात। तो बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ेंगे। अब इस केस में क्या है, एक्सेलरेशन आने की वजह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल व्हाट? चेंज, एज वेल एज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल आल्सो चेंज। पक्की बात है? ठीक है, तो जरा देखो हम क्या कह सकते हैं, BCM changes with time ion as well as RCM changes। दोनों बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? अब यहाँ पर एक खेल है,
अगर ये फोर्स कांस्टेंट होता तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता, कांस्टेंट। तो कौन सा मोशन हो जाता, UACM, हाँ या ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्वीलिनियर मोशन। और अगर ये फोर्स वेरिएबल होता तो एक्सेलरेशन भी क्या होता, वेरिएबल, तो क्या हो जाता, NUACM। ऐसे ही पढ़ा हमने कि नहीं पढ़ा है। तो अब केस 3 क्या है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर और इसकी इनिशियल वेलोसिटी UC है। हमने सिस्टम पे क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया F एक्सटर्नल। तो अगर F एक्सटर्नल लगा तो सेंटर ऑफ मास के पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या करेगी, बदलेगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदलेगी क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होने पे वेलोसिटी बदलती है, और एज वेल एज पोजीशन भी बदलेगा, दोनों चीजें बदलेंगी। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज है, अगर ये फोर्स कांस्टेंट होता तो ACM भी क्या होता, कांस्टेंट। तो मोशन क्या हो जाता, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर ये एक्सेल फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन क्या होता, वेरिएबल। तो क्या हो जाता, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, वो हमें वैसे ही पढ़ना है जैसे हमने पहले पढ़ रखा है। क्लियर है, नोट करो इस बकवास को। अब इस केस में ध्यान सुनो, इस केस में मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास वेरीज, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, हाँ या ना। अरे अभी तक जितने भी केसेस हमने पढ़े उसमें मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन अब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या करेगा, बदलेगा। लेकिन अभी भी एक बात ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हर मोमेंट पे मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल रिमेन व्हाट, जीरो। यानी कि वो बात हमेशा ट्रू थी कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज ऑलवेज जीरो। अगर आप किसी भी मोमेंट पे मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम देखेंगे तो क्या आएगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, मैं लिख देता हूं, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम विल बी जीरो ऑलवेज। ठीक है भाई, हो गया। अब हम कुछ सवाल कर लें। ठीक है, अभी कोलिजन नहीं पढ़ा हमने। कुछ लोग ग्रुप मतलब मुझसे डाउट्स पूछते रहते हैं, कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन क्या है, वो सब क्या है, वो सब बाद में बातें होंगी इसी चैप्टर में। ठीक है, अभी हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। आगे देखो, अब सवाल क्या है हमारे पास, ध्यान सुनो। दिस इज ग्राउंड। ठीक है, इतनी बात। कैसा, स्मूथ। दे रखा है। ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक M1 और एक ब्लॉक M2, ठीक है, M1 और M2 के दो ब्लॉक्स। ठीक है, इन दोनों स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, के। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, दोनों स्प्रिंग से बांधे हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बांधा हुआ नहीं, दोनों बांधे हुए हैं। ठीक है, बोथ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू स्प्रिंग। ठीक है, इनिशियली जिस सिचुएशन में हम देख रहे हैं, स्प्रिंग is compressed
एक्स नॉट कितना कंप्रेस्ड है, एक्स नॉट कंप्रेस्ड है। तो स्प्रिंग दबी हुई है भाई, इस मोमेंट को हमने दबा के रखी भी है, क्लियर है, हमने होल्ड कर रखा दबा के। इनिशियली स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड एक्स नॉट। अब अगर मैं छोड़ दूं, ऐसे भागेंगे दोनों, छोड़ दूं तो दोनों क्या करेंगे, ऐसे भागेंगे दूर दूर, ठीक है। तो अब क्या कह रहा हूं मैं, नाउ released find velocity of m2 with respect to velocity of m1 when spring is compressed x naught by 2। जब आप इसे छोड़ोगे तो ये धीरे धीरे स्प्रिंग खुलेगी, तो कंप्रेशन क्या होगा, कम होगा, कभी ना कभी कितना होगा, x नॉट बाई 2। उस मोमेंट पे m2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या बतानी है आपने, m1 बतानी है। क्लियर है इतनी बात, अरे क्लियर है। अब देखो भाई, इस सवाल को हम आगे भी करेंगे जाकर के, मतलब एक दो तीन चार लेक्चर बाद हम फिर करेंगे इस सवाल को, लेकिन अभी हम इसको कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ मास से करेंगे, ठीक है इतनी बात। अब कैसे करेंगे सेंटर ऑफ मास से, ये ध्यान से सुनना मेरी बात, सुन लो भाई। आप एक बात बताओ, इनिशियली टाइम जीरो पे ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और ये सेंटर ऑफ मास है सपोज, और ये भी क्या है, जीरो। मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो, ठीक है। अगर मैंने अपने दोनों हाथ हटा दिए, मतलब मेरे हाथ ऐसे रोके हुए थे इन दोनों को, मैंने दोनों हाथ अपने हटा दिए, तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ स्प्रिंग का, और उतना ही इस पे लगेगा इधर की तरफ। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, तो जो मैंने पढ़ाया था ना बिल्कुल उसी चीज पे जाना है, अगर आप उस पे नहीं गए ना तो आप खड्डे में गिरोगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा, क्या एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लगेगा, नहीं लगेगा, हाँ या ना। और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा सिस्टम पे, ठीक है, और इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो थी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अभी भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ही चेंज नहीं करेगी, यस और नो। ये भले ही इधर जाए, ये भले ही इधर जाए, लेकिन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं करेगी भाई, पक्का है, क्लियर है, ठीक है। तो जरा अब देखो एक मिनट, तो अगले इंस्टेंट पे ये वाला ब्लॉक यहां पहुंच गया, और ये वाला ब्लॉक यहां पहुंच गया, हाँ या ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं पर है, और VCM अभी भी क्या है, जीरो है या नहीं, अरे यस और नो, अच्छा। अब एक चीज जरूर है, ये V2 से जा रहा होगा इधर, और ये V1 से इधर जा रहा होगा, हाँ या ना। ये तो मानते हो कि नहीं मानते, एक प्लस आई कैप एक माइनस आई कैप, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, मैंने आपको पढ़ाया था कि
यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। वो किस वजह से हो रहा है? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस की वजह से। भैया आप एक बात बताओ, इस जगह पे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाँ या ना? तो यही है या नहीं? ये है। अब रुक जाओ, अभी कुछ मत लिखो, चुपचाप से सुन लो, खेल सारा यहाँ पर है। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाँ या ना? ऐसे ही पढ़ाया था। एक बात बताओ, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? तो एक चीज बताओ मुझे, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज कर रही है? नहीं कर रही। मतलब सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं हो। तो जो भी चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे? केपी सीएम में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, सेंटर ऑफ मास। यस और नो? अरे पक्का बात क्लियर है? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में चेंज आएंगे, ठीक है, इतनी बात। अब ये चेंज किस वजह से आएगा? हम ऐसा कह सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहो तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, या आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाहो तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कह सकते हो ऐसा कि नहीं? अरे कह सकते हो। या आप ऐसे देखो, एक मिनट ध्यान सुनो, आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आ जाओ। आप एक बात बताओ, U1 CM कितना है? 0। तो UCM 0 है, ये भी 0 है, तो 0 माइनस 0 इज व्हाट, 0। U2 CM ये भी कितना, 0। दोनों 0 है या नहीं, हाँ या ना? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम इनिशियली इज व्हाट, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा एक चीज और, दिस इज व्हाट बेटा, V2 CM। क्यों? क्योंकि भाई V2 CM इज V2 माइनस VCM एंड VCM इज व्हाट, 0, हाँ या ना? दिस इज व्हाट V1 CM। क्यों? V1 CM इज दिस वेलोसिटी माइनस 0, यही है कि नहीं है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ particles with respect to center of mass finally is half m2 into what, v2 square plus half m1 into v1 square। यही आया कि नहीं आया, हाँ या ना? पक्का यही आया, यस और नो? ठीक है। अब पारस चावला कह रहा मासेस इक्वल हो या अनइक्वल हो तो भी पोजीशन चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा भाई, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, ये बातें हो गई है फालतू बकवास में बीच में। अब जरा देखो, अब एक बात बताओ, अगर मैं अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, इस जगह पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4, ये आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो? अब मैं क्या कर सकता हूं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? ठीक है, तो अब जरा देखो हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी मैकेनिकल फाइनल इज इक्वल टू एनर्जी मैकेनिकल इनिशियल। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, तो जरा देखो क्या लिखा हमने, हाफ m2 v2 square plus half m1 v1 square plus half k x naught square by 4 is equal to half k x naught square। इतना आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर v1 और v2 दोनों अननोन है अननोन। एक इक्वेशन और चाहिए, एक इक्वेशन और चाहिए, वो कहाँ से आएगी? आप एक बात बताओ,
सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या है? मोमेंटम, मैंने एक चीज और बताइए, पार्टिकल्स का मोमेंटम का सम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है? जीरो होता है कि नहीं होता है? तो जरा देखो, m2 इंटू v2 आई कैप, m1 इंटू माइनस v1 आई कैप इज इक्वल टू व्हाट? जीरो, है या नहीं? तो हम ये लिख सकते हैं एक इक्वेशन में, m1 v1 इज इक्वल टू व्हाट? m2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व हो सकता है? हो सकता है। थोड़ा सा बड़ा सा नहीं लग रहा है? लग रहा है। चलो हमसे छोटा करते हैं, नोट करो जरा इसे, करें थोड़ा सा आसानी से भाई। इनिशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, फाइनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम इक्वेट कर दी मैंने, क्या दिक्कत है? वो भी तो एक काम कर, इसको विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम ना भी कर तो भी रिजल्ट यही आएगा, क्योंकि यूसीएम और वीसीएम क्या है? जीरो है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम का कोई रोल नहीं रहा, अगर वो चल रहा होता तब आता वो रोल। ठीक है, अभी देखते हैं उस बात को, वैसा ही सवाल ला रहा हूँ, रुक जाओ, लिखो एनालिसिस ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, एनालिसिस ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, सेंटर ऑफ मास मान लो यहां है, एंड दिस इज यूसीएम। ठीक है, दिस इज व्हाट? यूसीएम। ठीक, अब आप एक चीज देखो, ये आया कि नहीं आया? इसमें कोई इशू है? अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जानना चाहता हूं, ध्यान सुनना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मैं प्रूव कर चुका हूं तो बार बार प्रूव नहीं करूंगा। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालें, तो अब जरा देखो, u1 cm, ठीक है, u1 cm, इसको एक ही लाइन पे लेना चाहिए था मुझे, गड़बड़ कर दी मैंने, चलो ऐसे ही लो। अब u1 cm देखो कितना आ रहा है, u1 माइनस ucm, ऐसे ही कुछ है, हाँ या ना? अब जरा देखना, पहली टर्म कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? अरे m1 u1 कट गया कि नहीं कट गया? फिर दूसरी टर्म क्या आएगी? m2 u1 m2 कॉमन u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये सुनो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, हाँ या ना? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब हम u2 cm पे आ जाएं, ठीक है, इतनी बात। अब अगर यहां वैल्यू डालो बेटा,
तो यहाँ पर U2 यहाँ पर ऐसे ही आएगा अपॉन दिस, तो M2 U2 कट जाएगा, क्या आएगा, चलो करके दिखा देते हैं। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो, ऐसे ही आ रहा है कुछ। अब इसका एलसीएम ले लो, देखो जरा क्या बन रहा है। U2CM is how much, M1 U2 तो कितना हो जाएगा, माइनस M1 U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो एक बात फिर से प्रूव हो रही है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इसको m1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनता है, मोमेंटम ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसको m2 से मल्टीप्लाई करूं, मोमेंटम ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और दोनों को जोड़ दूं, देखो जीरो आ रहा है फिर से। m1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बात तो पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जीरो आएगा, हमेशा आएगा चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। अब मुझे क्या बात करनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये वाली बात करनी है, इसको निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये क्लियर, इतना लिख लिया सबने, इतना लिख लिया तो हम आगे बढ़े, लिख लिया सबने, चलो अब जरा देखो, मैं निकालने जा रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये वाली टर्म निकालता हूं, ठीक है। इतनी बात, जरा देखो कितना आएगा, हाफ m1 इंटू दिस का स्क्वायर U1CM डॉट U1CM, ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा मैं, हाँ या ना, तो क्या हो गया U1CM डॉट U1CM, यानी कि M2 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, लिख सकता हूं ऐसा, लिख दूं, थोड़ा छोटा रहेगा लिखने में, मुझे आसान रहेगा, ठीक है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू का स्क्वायर, किसी का डॉट हो गया, अरे यस नो, ये पहला पार्टिकल हो गया, प्लस हाफ m2 m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज अगेन व्हाट, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू का स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एक काम करो, जो जो कॉमन है उसको बाहर उठा लो, ठीक है। इतनी बात, जरा देखो क्या बन रहा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट बनेगा आपके पास, और पिछला क्वेश्चन ओरल हो जाएगा। KPCM इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, KPCM इज इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर बाहर, और U12 का स्क्वायर बाहर, तो कितना हो गया, हाफ m1 m2 U12 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और यहां बचेगा क्या, m1 प्लस m2, बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा है, जरा देखो निकम्मो, ये कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए KPCM क्या आया, ये मेन रिजल्ट है। ये आया कि नहीं आया, ये रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया, जरा देखो ढंग से इस रिजल्ट को। अब पिछले सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है, हमने फालतू नाटक करा उतना सारा, हमें करना ही नहीं था, करें पिछला सवाल अब। मतलब KPCM दो पार्टिकल सिस्टम का हमेशा यही आएगा, आगे कि नहीं, मैंने कोई केस तो लिया नहीं, मैंने जनरल बात करी कि पार्टिकल्स की अगर वेलोसिटी U1 U2 है तो KPCM हमेशा यही आएगा, मैंने कोई ड्रामा नहीं करा, कोई स्पेशल केस नहीं लिया, मैंने KPCM सिंपली निकाला, वो ये आ गया, ठीक है। इतनी बात। और व्हाट इज U12, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू का स्क्वायर, पिछले सवाल में निकालना भी यही था,
और यही निकालना था कि नहीं निकालना था? अब जरा देखो, सुनो भाई, आ जाए। अब जरा देखो पिछला सवाल क्या था हमारे पास। अगर आप ये चीज समझ गए ना तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी चैप्टर को। अगर ये चीज नहीं समझे तो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मतलब आगे वाली चीज फिर हमें मजबूरी होगी आनी चाहिए, और अगर ये आता है तो आगे वाला आए ना आए सारे सवाल हो जाते हैं। इतना सा खेल है। ये इनिशियल कंडीशन हमारे पास एक्स नॉट कंप्रेस्ड है, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। अब हमने छोड़ दिया भाई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अभी भी यहीं पर है। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज व्हाट? 0। दिस इज व्हाट? u2 एंड दिस इज व्हाट? u1। ठीक है भाई, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, हमने क्या कहा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स किसी भी समय पे किसके बराबर होता है? kpcm प्लस kcm। एक बात बताओ, चेंज किसकी वजह से होगा? वर्क की वजह से होगा। कोई ना कोई वर्क करेगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। एक बात बताओ, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। तो क्या kcm चेंज होगा? kcm विल नेवर चेंज। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो रही है, मतलब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन उसका कौन सा पार्ट चेंज हो रहा है? सिर्फ पार्टिकल्स का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। किसकी वजह से हो रहा है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो अब जरा देखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के पी सी एम। यही हुआ कि नहीं हुआ? और यही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आ गया। अब स्प्रिंग का वर्क, स्प्रिंग एक्स नॉट दबी हुई थी, ठीक है, इतनी बात। कितनी खुल गई? एक्स नॉट बाई 2। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू हाउ मच? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4। अरे यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4, तो कितना? 3 एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4। ये आ गया वर्क डन बाय स्प्रिंग। आगे कि नहीं आ गया? तो ऐसे ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या था? 0 था कि नहीं था? और फाइनली कितना हो गया? फाइनली होगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u12 का स्क्वायर या u21 का स्क्वायर। एक ही बात है वो तो, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, ठीक है, इतनी बात। इसका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया आंसर? मुझे यही चाहिए था, u12। अरे क्या चाहिए था मुझे? u12 चाहिए था। तो जरा देखो, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 3k m1 प्लस m2 अपॉन 4m1 m2 इसका अंडर रूट इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू u1। आगे कि नहीं आ गया आंसर? कौन सा मेथड आसान था? ये वाला आसान था, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब आपको क्या कहते हैं सारी चीजें आती होंगी सेंटर ऑफ मास के बारे में, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? आगे देखते हैं भाई।
अब देखो यार, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये ग्राउंड है, ठीक है। हमने क्या करा, एक पार्टिकल यहां पर प्रोजेक्ट करा, कितने मास का, 2m मास का, विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। ठीक है, इतनी बात, विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, मास कितना पार्टिकल का, 2m। ठीक है, क्या बनेगा, प्रोजेक्टाइल बनेगा, सबको पता है, बनने दो प्रोजेक्टाइल। जब ये अपने टॉप पे पहुंचा, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, इतनी बात, दिस पार्टिकल स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। लिखो, व्हेन पार्टिकल रीचेस इट्स टॉपमोस्ट पॉइंट, when particle reaches at its topmost point, it splits into 2 equal parts। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ, ठीक है, हाँ पता है मुझे, ठीक है, ठीक है, प्लस, ठीक है, ठीक है। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी हमारे पास, ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा आपसे कि एक पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट करा, व्हेन पार्टिकल इज एट इट्स टॉपमोस्ट पॉइंट इट स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वन ऑफ द पार्ट फॉल्स वर्टिकली डाउन, एक पार्ट सीधे वर्टिकली नीचे गिरता है। ठीक है, then at what position from the initial point, then at what position from the initial point second particle will fall। मैंने क्या कहा, एक पार्टिकल जब ये दो हिस्सों में टूटता है तो एक पार्टिकल तो सीधे ऐसे नीचे आ जाता है, ऐसे, अब दूसरा वाला आगे जर्नी अपनी कंटिन्यू रखेगा, तो दूसरा वाला कहां गिरेगा वो बताना। क्लियर इतनी बात। अब जरा देखो, एक मिनट, अब ध्यान, मैंने क्या कहा, when particle reaches at its topmost point it splits into 2 equal parts। ठीक है, one of the particle falls vertically down, तो दूसरा वाला पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पर गिरेगा, ये कहानी। अब मेरी बात एक मिनट ध्यान से, ध्यान सुनना भाई, अगर ये नहीं टूटता, पार्टिकल ना टूटता, तो उसे येलो कलर से ही बना रहा हूं, फाइनली कहां गिरता, यहां, हाँ या ना, ये क्या होता, रीच। तो मानते या नहीं मानते, ये XCM होता किसके बराबर, R के बराबर, अगर ये नहीं टूटा होता, पक्की बात है, ठीक है, ना टूटने पे। अब एक बात बताओ, सुन रहे, हाँ क्या कह रहा है, देखते हैं, पता नहीं, तू मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा है, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, सब फालतू बात है। मैंने क्या पढ़ाया, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मैं वो चीज़ यूज ही नहीं करना चाहता, वो आगे रखेंगे भाई। ठीक है, जितना पढ़ा है उस पे रहो, कुछ भी फालतू चीज़ यूज नहीं करनी है। अब जरा देखो, वरना फिर ये पढ़ाने का मतलब ही नहीं था, बेकार है, तो फिर उसी से कर लेते हम सारा। अब एक चीज़ देखो भाई, एक बात बताओ, फाइनली यहां पर गिरा है, ठीक है, इतनी बात, ये फाइनल पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की। और अगर हम ऐसे देखें, टूटने के बाद एक यहां गिरा,
m मास का, और एक कहीं यहां गिरा m मास का। ऐसे ही कुछ है कि नहीं? ऐसे ही कुछ होगा कि नहीं होगा? एक बात बताओ, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ मुझे, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है कोई फोर्स? एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, और ये सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों का भी सेंटर ऑफ मास है क्योंकि दो हिस्सों में टूटा है, तो वैसे भी कर सकता हूँ, इन दोनों का भी क्या है, सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि कितने हिस्सों में टूटा, दो हिस्सों में, पक्की बात है। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट के अबाउट, अब ये m हो गया, ये m हो गया, और यही सेंटर ऑफ मास है कि नहीं? फाइनल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यही है, तो किसी भी हाल में सेंटर ऑफ मास की यही पोजीशन रहनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ मासेस का सम इन दोनों पार्टिकल्स का क्या होगा, जीरो होगा। अगर जीरो होगा तो जरा देखो एक मिनट, ये r/2 है कि नहीं है? ये कितना है भाई, r/2 है या नहीं? तो इस पॉइंट से दूसरा वाला पार्टिकल कितनी दूरी पर है, जरा बताना। r प्लस r/2 इज हाउ मच, 3r/2। ओवरऑल हो गया कि नहीं हो गया? नोट करो इसे। हो गया? किससे? सबसे हो जाता, सबसे हो जाता, कोई इशू नहीं था। अब देखो भाई अगली कहानी, अब एक थोड़ा सा ना बुरा सा सवाल लेते हैं, जो बहुत ही बुरा सा हो, सबसे टफ, ठीक है। ध्यान सुनना, थोड़ा सा टिपिकल सा प्रॉब्लम है, ध्यान सुनो। ये दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, इतनी बात। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, रहने देता हूँ उसे, ठीक है, के दे दिया। लेफ्ट वाले का मास, ये ब्लॉक बी है, इसका मास m, ठीक है। इधर वाला ब्लॉक ए है, इसका मास 2m। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग इन इट्स नेचुरल लेंथ। टफ सवाल है, ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा सा दिमाग चाहूंगा मैं आपका यहाँ पर है। ठीक है भाई, देखो जितने भी मैं सवाल करा रहा हूँ ना, 2 दिन बाद ही आपको दूसरे तरीके से भी करने को मिलेंगे। दूसरे तरीके से होगा क्या, लगेगा आसान, मतलब कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करोगे आंसर मिलेगा, ठीक है, इतनी बात। लेकिन मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ दिमाग लगता रहे, ठीक है, थोड़ा सा दर्द हो दिमाग में। अब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, अब हमने क्या करा, इस वाले को इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या दे दी, 2u0 i कैप, और इस वाले को दे दिया -u0 i कैप। इधर की तरफ है तो माइनस, उधर की तरफ है तो प्लस। अब एक बात बताओ, स्प्रिंग खींचेगी कि नहीं खींचेगी? खींचेगी, ठीक है। एक मोमेंट पे मैक्सिमम एक्सटेंशन भी आएगा, तो दूसरे तरीके से भी एनालाइज करेंगे, ठीक है, इतनी बात। और फिर एक बार जब मैक्सिमम आएगा उसके बाद फिर अंदर की तरफ आएगी स्प्रिंग, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन भी आएगा, हाँ या ना? अब आपने क्या बताना है, सबसे पहले लिखो जरा, लिखो मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। दूसरा,
मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पार्ट नहीं बता पाते आप कभी भी दूसरे तरीके से, इसमें मर जाओगे, ठीक है इतनी बात। तो ये पार्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप एक चीज देखो, हम इस सवाल को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, जब भी ये मोशन हो रहा होगा क्या सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा भाई। अगर स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है इस पे इधर फोर्स, इस पे इधर, कंप्रेस हो रही है तो इस पे इधर और इस पे इधर, तो एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? हाँ कांस्टेंट रहेगी, जो इनिशियल है वही रहेगी। पक्का क्लियर है? ठीक है। अब जरा पारस चावला जीरो नहीं होगी, जो भी इनिशियली थी वही रहेगी, ठीक है इतनी बात, यही बात बोल रहा हूँ। चलो तो लिखो जरा, वी विल सॉल्व प्रॉब्लम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। मतलब हम ऑब्जर्वर को कहां बिठा देंगे? सेंटर ऑफ मास पे। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हमें चलता हुआ अपीयर नहीं करेगा, हम जो भी पढ़ेंगे किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? तो हमने क्या लिखा? वी विल सॉल्व प्रॉब्लम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो चलो अब यूसीएम निकाल दो आप, या वीसीएम कह दो, सब तो हमेशा वही रहने वाला है। तो यूसीएम इज इक्वल टू, जरा देखो भाई कितना हो गया, 4 एम नॉट यू नॉट आई कैप माइनस एम नॉट यू नॉट आई कैप, कितना हो गया? 3 एम नॉट यू नॉट अपॉन कितना? 3m। तो 3m कट गया तो कितना आ गया? यू नॉट आई कैप। तो यूसीएम कितना आ गया? यू नॉट आई कैप। आ गया भाई? आगे कि नहीं आगे पहले बता दो मुझे, यस और नो। अब हम क्या करते हैं, हम पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं। पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी क्या ले लेते हैं? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। चलो अगला डायग्राम बनाओ। हम टाइम जीरो की बात करें बेटा, ध्यान रखना। स्प्रिंग की जगह से लाइन बना रहा हूं बेटा, ठीक है इतनी बात क्लियर है? दिक्कत नहीं इसमें, यहाँ पर स्प्रिंग है, ठीक है इतनी बात। अब जरा देखो, दिस वुड बी यू ए सी एम, कितना हो जाएगा यू ए सी एम? दिस माइनस दिस, कितना हो गया? यू नॉट आई कैप। हाँ या ना? कितना हो गया? ये सुनो, इधर क्या हो गया? दिस माइनस दिस, तो कितना? -2 यू नॉट आई कैप। ये आगे कि नहीं आ गया? अब एक बात बताओ, क्या सेंटर ऑफ मास चल रहा है अब तो नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर कहाँ है? इसी जगह पर है। यस और नो? अब एक चीज देखो ध्यान से, ये आपको आगे चलता हुआ दिखाई पड़ेगा और ये आपको पीछे चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है इतनी बात। अब होना क्या है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चल रहा है, सेंटर ऑफ मास किस पे है? रेस्ट पे है, ठीक है। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे दोनों साइमल्टेनियसली क्या आएंगे? रेस्ट पे आएंगे। उस मोमेंट पे क्या होगा? मैक्सिमम एक्सटेंशन। फिर उसके बाद क्या करेंगे? वापस आएंगे अंदर, ठीक है इतनी बात। तो फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? बोथ द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होने चाहिए? रेस्ट पे आने चाहिए, तभी तो स्प्रिंग क्या होगी? मैक्सिमम खींचेगी। ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है। एक्चुअल में जब हम इसको देखते ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है इतनी बात, तो जब ये रेस्ट पे आता तब ये रेस्ट पे नहीं आता, ठीक है इतनी बात। कुछ भी हो सकता था, इसलिए हम उस चीज को नहीं कर रहे हैं, ठीक है इतनी बात।
एक्चुअल कहानी क्या चल रही है कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम ये एक अलग मोशन हो गया, ये एक अलग मोशन हो गया। ऐसे मान लो कि यहाँ पर स्प्रिंग के दो टुकड़े हो गए, आगे चल के एसएचएम में भी आपको करना है, ठीक है। इसका एसएचएम का टाइम पीरियड ऐसे ऐसे करेगा और ये ऐसे ऐसे करेगा, दोनों के एसएचएम का टाइम पीरियड क्या आएगा, सेम आएगा। हम आगे चल के प्रूव करेंगे एसएचएम में इस बात को। क्या चीज, क्या चीज, स्प्रिंग कुछ इस तरीके से कटी है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ ऐसा एडजस्ट करेगा कि इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड और इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इतनी बात तो अपने आप सेम आएगा। तो एक बात बता, जब ये इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो उसी इंस्टेंट पे इसकी भी क्या होगी, जीरो होगी। यही कहानी आनी है कि नहीं आनी? तो लिखो जरा, क्या चीज, हाँ के चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो, लिखो एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन, एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन। अब एक कह रहा कैसे, अब एक मिनट रुको भाई, रुको बता देता हूं, सुन लो। एक बात बताना यार ध्रुव, इसका मोमेंटम कितना है राइट साइड में, जल्दी बता। ए वाले का मोमेंटम कितना राइट साइड में विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जल्दी बता ध्रुव। अरे ध्रुव बोल। और इसका मोमेंटम कितना है लेफ्ट साइड में, कितना है, सेम है या नहीं है, पहले बता दे। सेम है। स्प्रिंग का फोर्स दोनों पे सेम लगेगा कि नहीं लगेगा हर मोमेंट पे? अगर एक्सटेंड हो रहा है तो स्प्रिंग का फोर्स दोनों पे सेम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो भैया एक ही समय पे तो वेलोसिटी जीरो कर पाएगा, मोमेंटम को जीरो कर पाएगा। अगर सेम मोमेंटम है दोनों का और फोर्स भी क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, तो एक ही टाइम पर तो वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं होगी, या मोमेंटम जीरो होगा? ध्रुव अब बात क्लियर है? तो लिखो एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन velocity of both particles with respect to center of mass will be zero. Velocity of both particles with respect to center of mass will be zero. Yes or no? Yes, sir. हाँ या ना? मुझे पहला पार्ट क्या करना था, मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है भाई। अब रुको एक मिनट, रुक जाओ, एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास की यहां पर वेलोसिटी कितनी थी? अगर हम यहां पर देखें UCM U नॉट आई कैप, अगर आप सेंटर ऑफ मास को देखो तो उसकी वेलोसिटी बदली है क्या? वेलोसिटी नहीं बदली, ठीक। वो कभी नहीं बदलेगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब रुको भाई, मैंने ही बता दिया मैक्सिमम एक्सटेंशन पे दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ऐसा है या नहीं है? ठीक है भाई। अब कितना एक्सटेंशन हुआ मैक्सिमम, दिस प्लस दिस, यही हुआ, ठीक है। अब एक मिनट सुनो, मान लेते हैं एक्सटेंशन मैक्सिमम कितना हुआ, एक्स मैक्स कितना हो गया, एक्स मैक्स। ये नहीं पहला पार्ट। अगर आप इसको किसी और तरीके से करोगे कभी नहीं होगा। अब क्या सवाल है देखो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, ठीक है, इतनी बात। तो क्या सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी बदल रही है? वही चीज आ रही है दोबारा से, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही है। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, पार्टिकल्स की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एंड दैट वुड बी इक्वल, एक्चुअल में जो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वो कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के ऑफ पार्टिकल्स। यही कहता कि नहीं कहता, पहले बताओ। अब डेल्टा के ऑफ पार्टिकल्स में के ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फाइनली प्लस के ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली माइनस के ऑफ पार्टिकल्स with respect to center of mass initially plus k of
सेंटर ऑफ मास इनिशियली। एक बात बताओ, ये निकम्मो बराबर ही रहा, ये तो बदला ही नहीं, हाँ या ना? तो किसके बराबर आ गया है? काइनेटिक एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, हाँ या ना? तो वर्क डन बाय स्प्रिंग ये आ गया, क्योंकि वर्क करने वाला कौन है यहाँ? स्प्रिंग। चलो अब देखो भाई, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू डेल्टा के पीसीएम। डायरेक्टली ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं? अब स्प्रिंग क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? नेगेटिव होगा, हाँ या ना? कितना होगा? माइनस हाफ के एक्स नॉट एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, हाँ या ना? तो कितना हो गया? माइनस हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू केपीसीएम फाइनल। कितना है? 0। तो निकम्मो, दोनों का फाइनल वाला क्या है? 0 है कि नहीं? माइनस केपी सीएम इनिशियल। अब एक बात बताओ, केपी सीएम इनिशियल क्या होता था? हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? बार बार हम उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो अपने आप आ रहा है। ठीक है, इतनी बात कि मैं पहले लिखूं हाफ 2m इंटू यू नॉट स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू 2u नॉट स्क्वायर, वो एक वही रिजल्ट आएगा। अरे क्लियर है? तो कितना आ गया? माइनस हाफ के मैक्स, सॉरी के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ m1 m2 यानी कि 2m स्क्वायर अपॉन 3m दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 यू नॉट स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अरे यार, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर क्या आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? ये कहानी आ गई, आ गया अपना आंसर तो आ ही गया। कितना आ गया भाई? 3 into 2 6, तो x नॉट एक्स मैक्स इज इक्वल टू यू नॉट अंडर रूट 6m अपॉन कितना? ठीक, ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई, पहला आंसर आ गया। अरे ये क्या हो गया? मेरा गायब हो गया स्क्रीन। अच्छा आ गई, ये कैसे हो गया? अबे दिख रहा है सबको? तब ठीक है, चलो अब क्लियर है। तो ये पार्ट तो आसान है, ठीक है, ये पार्ट हम करते हुए आ रहे हैं कल से। चलो अब आते हैं हम दूसरे काम पे। हो गया? अब जरा इसको मिटाओ। अब आप देखो, एक मिनट, ये कहानी हो गई, ये इनिशियल स्टेट थी, ये कौन सी हो गई? पहली नहीं, फाइनल कैसे में? एक्सट्रीम, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन हो। इसके बाद दोनों क्या करेंगे? अंदर आएंगे। अंदर आएंगे तो अगला सिचुएशन ये बनेगा, देखो क्यों परेशान है अभी? देखते रहे, क्या पता लगा रही है इतनी जल्दी कैसे कंक्लूड कर रहा है। फिर एक समय ये आएगा जब ये अपनी अपनी क्या होंगे? दोबारा से नेचुरल लेंथ में पहुंचेंगे। अरे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? जल्दी बताओ मुझे। पहुंचेंगे नेचुरल लेंथ में। अब जरा देखो एक मिनट, जब ये नेचुरल लेंथ में पहुंचेंगे निकम्मो, तो जरा देखो क्या कहानी होने वाली है। जिस वेलोसिटी से ये इधर गया था ना, यूबीसीएम से, उतने से इधर की तरफ लौटेगा, क्योंकि जितना एक्सटेंड हुआ था उतना ही क्या कर रहा है? वापस आ रहा है। तो यहां पर VBCM इज कितने से गया था? कितने से? -2u0 i कैप से। तो अब कितने से आएगा? 2u0 i कैप, और ये इधर की तरफ आएगा -u0 i कैप। रुके रहो भी एक मिनट। इसके बाद अब क्या होगा? कंप्रेशन। जब दोनों की वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी तो क्या होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। यस और नो? तो चलो एक साथ ही 0 होगी, क्योंकि मोमेंटम दोनों का क्या है? सेम है, इसीलिए एक साथ 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों साइड का मोमेंटम क्या दिख रहा है? सेम।
और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पार्टिकल्स का मोमेंटम का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस वजह से ऐसा खेल चल रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो अगले मोमेंट पे, VBCM कितना, 0, और VACM भी कितना, 0। अब मुझसे पूछा क्या गया बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ या ना। अब एक काम करो, A की वेलोसिटी इस मोमेंट पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी थी, 2u0 I के, हाँ या ना। ठीक, अब यहाँ पर जब यहाँ पहुंचा तो VACM क्या है, 0। 0 इज इक्वल टू VA माइनस VCM। तो इस इंस्टेंट पे VACM 0 है, VACM को क्या लिखोगे, VA माइनस VCM। व्हाट इज VCM हम निकाल चुके हैं, VCM तो हमेशा क्या u0 I कैप है, निकाला हुआ कि नहीं निकाला हुआ, ये तो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो VA माइनस VCM इज इक्वल टू 0, तो VA इज इक्वल टू व्हाट, VCM। तो इस मोमेंट पे एक्चुअल में स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 नहीं है निकम्मो, वो कितनी है, UCM के बराबर, कितनी, u0 I कैप। देख कितना अलग सा खेल चल रहा है, हाँ या ना। एक्चुअल में मैक्सिमम एक्सटेंशन वाले इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 नहीं थी ब्लॉक A की, कितनी थी, u0 I कैप थी। ठीक है, अब रुक जाओ, जब यहां पहुंचे हम वापस इस जगह पे, तो VACM इज माइनस u0 I कैप, तो VA माइनस u0 I कैप, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि UCM कितना, u0 I कैप है, VA माइनस u0 I कैप इज इक्वल टू माइनस u0 I कैप, तो कितना हो गया, VA 0 हो गया। तो इस इंस्टेंट पे जब दोबारा से वो मीन पे पहुंचता है तो VA कितना है, 0 है। ठीक है, इतनी बात। अब जब यहां पहुंचता है, ध्यान सुनो, तो VACM क्या है, 0, तो VA इज इक्वल टू व्हाट, u0 I कैप। अब एक मिनट ध्यान सुनो, इनिशियल स्टेट क्या थी, 2u0 I कैप। ठीक है, 2u0 I कैप से घटता रहा, कितना है, u0 I कैप। ठीक है, इतनी बात। फिर कितना आया, 0 आया, फिर कितना आया, u0 I कैप, है ना। ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब 2u0 I कैप से हम बीच में एक बार 0 आए, फिर u0 I कैप आए। ठीक है, इसके बाद फिर से क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी पॉजिटिव, तो फिर से बढ़ेगी इससे, तो u0 I कैप, VACM उधर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो VA माइनस u0 I कैप इज इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा इससे। ठीक, तो अब एक बात बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी A की कितनी है, और मिनिमम कितनी है, VA 0 भी आया एक बार बीच में, हाँ या ना। तो मिनिमम कितनी है इसकी, इसी तरीके से B पे आ जाओ, इधर किस पे आ जाओ, B पे देखो, इस इंस्टेंट पे VB, इस इंस्टेंट पे तो पता ही हमें कितना है, माइनस u0 I है या नहीं। अब यहां आ जाओ, यहां पर ये 0 है, तो कितना हो जाएगा, VB इज इक्वल टू कितना, u0 I कैप। ये आया कि नहीं आया, हाँ या ना। यहां पर इधर की तरफ 2u0 I कैप, तो उधर जाएगा तो कितना, 3u0 I कैप। अरे कितना हो गया, 3u0 I कैप। तो यहां पर VB कितना आया, और यहां पर कितना आया अगेन। अब एक मिनट मेरी बात ध्यान सुन, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 3u0 I कैप, और मिनिमम कितना है, 0 आया कभी ये, एक मिनट रुक जा, हो सकता है 0 आया, हमें नहीं पता है, मतलब वो तो स्पीड हो गई। एक्चुअल में हम स्पीड बताएंगे, मैं वेलोसिटी नहीं बता सकते, वेलोसिटी के साथ तो साइन एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा, माइनस u0 से प्लस u0 हुआ है, मतलब इधर से वेलोसिटी पहले इधर की तरफ थी, 0 ही होगी, फिर पलटेगा ना, तो मिनिमम कितना होगा, इसका भी 0 होगा, तो 0 ही होगा मिनिमम इसका भी, स्पीड। ठीक है, क्लियर है, तो स्पीड ही बता सकता है, वेलोसिटी थोड़ी बता सकता है। अगला देखो भाई, हेलो, ये चल रही,
नहीं, उसके बाद तुम उधर जाओगे कहीं। हाँ आ रहा हूँ। चलो हो गया। अब हम कल बात करेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी देंगे तुम्हें, ठीक है।